नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास मंच मंथन से हम यहाँ लखनऊ से बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल का लेखा जोखा जो है उसकी रिपोर्ट कार्ड को पेश किया। उसी पर चर्चा करने के लिए इस मंच पर आज योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। योगी जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपने 4.5 साल में ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, तो क्या कहा जाए, आपने अपनी पहली चाल जो होती है वो चल दी। देखिए, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी हर गतिविधि को, हर उपलब्धि को जनता के सामने रखें और अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करें। देखिए, मेरी सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया था, 6 महीने का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, 1 वर्ष का भी, 2 वर्ष का भी, 3 वर्ष का भी, 4 वर्ष का भी किया था। और ये सच है कि विधानसभा के चुनाव फरवरी मार्च में होंगे, तो जब हमारी सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी उस समय विधानसभा के नए चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। इसलिए आवश्यक है कि 4.5 वर्ष की अपनी उपलब्धियों और रिपोर्ट कार्ड को मैं जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए मैंने 19 सितंबर को हमारी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है जनता जनार्दन के सामने। जी, तो योगी जी यही कह रहे हैं कि एक बड़ा नारा भी आपने दे दिया, ईमानदार सोच, दमदार काम, बम बम योगी सरकार। मतलब इसे क्या कहा जाए? देखिए, जो टैग लाइन है ये हमने नहीं दी, जनता ने दी। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग तबके के लोगों ने इस बात को लगाया है कि पारदर्शी सरकार, दमदार सरकार, छा गई योगी सरकार। यह टैगलाइन एक कॉमन मैन की है, क्योंकि हर तबका शासन की योजना से जुड़ा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के हर एक तबके को उपलब्ध कराया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में उत्तर प्रदेश प्रवेश किया है। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, उसके उपरांत निवेश की व्यापक संभावनाओं के साथ साथ जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है उसने रोजी रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से हर तबके के नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और किए गए कार्य आज यह उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। और स्वाभाविक रूप से आम जनमानस के द्वारा भी मैं तो देख के ताज्जुब कर रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा, स्थानीय लोक गायकों के द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर नए नए स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोलियों में उनके द्वारा गाने रचे जा रहे हैं, नई नई टैगलाइन दी जा रही है। और यह काम दमदार, छा गई योगी सरकार की टैगलाइन भी प्रदेश की जनता ने दिया है और प्रदेश की जनता को ही समर्पित है। जी योगी जी, लेकिन जो आपके डिट्रैक्टर्स, जो अपोजिशन है वो, और खास करके अखिलेश, ये कह रहे हैं कि काम हमने किया, काम हमने शुरू किया, ये तो सिर्फ फीता काट रहे हैं। आपको कहते हैं ये फीता काटने वाले मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये तो अखिलेश जी प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जिस सरकार को जनता ने 2/3 यानी 3/4 से अधिक समर्थन दिया हो, यानी लगभग 81-82% समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2017 में प्रदेश की जनता ने दिया था। समाजवादी पार्टी की बहुत सारी जगह जमानतें जब्त हो गई थीं। तो उत्तर प्रदेश की जनता का
अपमान है कि व्यापक जन समर्थन प्राप्त की हुई सरकार के बारे में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। दूसरा, वैसे भी ये जो दो जोड़ी वाली स्थिति आई थी ना 2017 में, इन दोनों की प्रवृत्ति ही है उत्तर प्रदेश को अपमानित करना। जैसे कल एक ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के बारे में उन्होंने लिखा कि रिकॉर्ड दंगे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि सच्चाई क्या थी कि वह एनसीआरबी ने जो डाटा जो जारी किए थे वह देश के जारी किए थे, उसमें उत्तर प्रदेश में 0 सांप्रदायिक दंगे दिखाए गए हैं। लेकिन चूंकि अपने बुद्धि और विवेक से काम नहीं करना, सब किसी ट्विटर पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। जब कोई आएगा, कोई प्रशिक्षक आएगा, फिर इनको बताएगा कि तुम्हें ये लाइन बोलनी है, तो आ गया होगा कोई सपाई बुद्धिमान, क्योंकि सपा और बुद्धि तो नदी के 2 किनारे होते हैं, इसलिए कोई ऐसा उनका बुद्धिमान आ गया होगा जो बुद्धि दूसरे किनारे रख करके इनको बताने के लिए आया होगा। तो उसी में उन्होंने उसको भी ट्वीट कर दिया। मुझे स्वयं हंसी आ रही थी और प्रदेश की जनता हंस रही थी, देश भी हंस रहा था इनके ट्वीट पर। तो इन लोगों से कोई क्या कह सकता है? आखिर 5 साल तक इनको सत्ता में रहने का मौका देश की जनता ने दिया था, प्रदेश की जनता ने दिया था, और उस सब के बावजूद तो योगी 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर आखिर ये कार्य इन्होंने क्यों नहीं किए? एक्सप्रेसवेज 1947 से 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बने थे, एक यमुना एक्सप्रेसवे, एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगले महीने देश को समर्पित होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नवंबर के अंत तक देश को समर्पित होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे सरकार ने स्वीकृति दे दी है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, यह एक्सप्रेसवे यानी लगभग देश के बड़े जो एक्सप्रेसवेज हैं उनमें से एक है। और 96% लैंड इसके लिए सरकार ने अधिकृत करके इसके टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। आखिर 4-4 बार सपा को अवसर मिला था, समाजवादी पार्टी ने तब ये क्यों नहीं बनाया? 2017 तक एक भी सिटी में मेट्रो नहीं था, आज 4 सिटी में मेट्रो है, और नवंबर तक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आपके कानपुर में मेट्रो का संचालन करेंगे। जी योगी जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया वो इसलिए क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हूं कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ते हैं। आप उनका ट्वीट पढ़ के उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को कोई अपमानित करेगा और उत्तर प्रदेश को कोई छवि को धूमिल करेगा तो उस पर रिएक्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों की पहचान का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिस दंगाग्रस्त प्रदेश से, भययुक्त प्रदेश से मुक्त करके हम लोगों ने भय मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश से उभार करके देश के सामने एक छवि दी है, जहां उत्तर प्रदेश के हर नौजवान का सम्मान हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये लोग वहीं ले जाना चाहते हैं, वह स्वीकार्य नहीं। जी, आपने कहा भय मुक्त, तो वैसे तो लोग कहते हैं कि योगी जी के सरकार में पुलिस का इकबाल है, लेकिन लोगों में डर और दहशत भी है। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं लोग कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। चलिए, अच्छा है आपका ये लोकप्रिय चैनल इस लाइन को भी चला ले, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको भी समर्थन कर लेगी। नहीं तो, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि लोग थोड़े डरे और सहमे हुए हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई हमने अगर कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो पता नहीं कब कोई एसएचओ आकर के, कोई सीईओ आकर के हमारे पर केस कर देगा, हमें बंद कर देगा। इस तरीके का भय लोगों में है। देखिए, उत्तर प्रदेश के
आम नागरिक के मन में भय नहीं बल्कि सुरक्षा का एक भाव जागृत किया है सरकार ने। हाँ, जो पेशेवर माफिया थे, पेशेवर अपराधी थे, उनके मन में स्वाभाविक भय होना चाहिए भी और उनके मन में एक स्वाभाविक भय है भी। ये मुझे लगता है कि किसी भी जनता के लिए समर्पित लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक भी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आम नागरिक के मन में, वह कोई भी हो, बहन बेटी हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, एक सामान्य नागरिक हो, हर एक के मन में सुरक्षा का एक भाव जागृत हुआ है और पिछले 4.5 वर्ष के अंदर सरकार ने करके दिखाया भी है। जी, लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है। लोग कहते हैं कि योगी जी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो उनके जो अफसर हैं, उनकी इतनी चलती है कि जनप्रतिनिधि भी जो है ना, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते। उनके पास बोलने, वो खुद भी डरे रहते हैं कि पता नहीं कौन सा अफसर क्या कब हावी हो जाए। देखिए, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि व्यवस्था का सर्वे सर्वा होता है। सरकार एक मंत्रिमंडल चलाता है, संचालित करता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर वह मंत्रिमंडल जिस प्रकार की नीतियों को तय करेगा, उसको क्रियान्वयन करने का दायित्व दिया जाता है प्रशासन की टीम को और उसकी लोकल स्तर पर समीक्षा होती है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। फिर स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उन सभी को अलग अलग स्तर के अधिकारी और अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उसकी समीक्षा और उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई होती है। तो ये कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अब जो पेशेवर ठेकेदार होगा उसको छोड़ दिया जाए तो ये समन्वय, उस समन्वय से व्यवस्था संचालित होती है और उसी समन्वय के नाते उत्तर प्रदेश बेहतर रिजल्ट देने में सफल हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 44 ऐसी योजनाएं, जिनमें उत्तर प्रदेश पहले या तो 17वें नंबर पर था या 23वें नंबर पर या 27वें नंबर पर या सबसे अंत में था। आज अगर आप देखेंगे, कल एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है। यानी वहां पर आपराधिक घटनाएं ना के बराबर हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगों में यूपी 0 है। अन्य मामलों में आप देखेंगे तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में ये न्यूनतम स्तर पर है। लेकिन वहीं आप देखेंगे लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें नंबर 1 पर है, जहां पर उत्तर प्रदेश 2017 के पहले काफी पीछे हुआ करता था। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है और ये टीम वर्क है। जब मंत्रिमंडल पॉलिसी तय करता है, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उसको इंप्लीमेंट करते हैं और निचले स्तर पर भी एक चेन बनी हुई है, वह इसको इंप्लीमेंट करती है। मुझे लगता है कि जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, जनता के साथ संवाद बनाने वाला, विकासपरक जनप्रतिनिधि, वह इसके प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। हाँ, जिसके अपने निहित स्वार्थ होंगे तो बोलेंगे। तो एग्जैक्टली योगी जी, कुछ आपके जनप्रतिनिधि आपके पार्टी के ही हैं, वो कहते हैं जैसे योगी जी अपने गोरखनाथ का मंदिर का महंती है, वैसे ही वो यहाँ पर भी महंत की तरह सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा सच है क्या? आप मतलब आप बिल्कुल डंके की चोट पर जिसको कहते हैं उस तरीके से सरकार का इकबाल रखना चाहते हैं? सरकार धमक और हनक से चलती है। सरकार दुम दबा करके नहीं चलती है। और सरकार की हनक होनी चाहिए अपराधियों के लिए, समाज विरोधी तत्वों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। और वह मुझे प्रसन्नता है 4.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार की उस प्रकार की छवि को बनाने में और उसको लागू करने में कोई कोताही नहीं बरती। तो इसका मतलब आपको अच्छा लगता होगा जब लोग कहते हैं कि हम योगी जी से डरते हैं।
देखिए, डरते नहीं, योगी जी से आत्मीय संवाद प्रदेश के आम जनमानस का है और मुझे प्रसन्नता होती है जब हर तबके के लोगों का इस समर्थन हमें प्राप्त होता है। जी। अच्छा, ये बताइए योगी जी कि किसान आंदोलन बहुत इस बार पूरे छाया रहा पूरे देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में। तो आप बताइए कि न्यूज़ 24 के मंच से आप किसानों के लिए अगले 6 महीने में क्या करने वाले हैं? लोग कह रहे हैं कि आप बिजली के बिल को माफ़ करेंगे, लोग कह रहे हैं आप गन्ना जो किसान हैं उनकी जो है प्राइस को आप बढ़ा रहे हैं। तो आप इस मंच से कुछ तो किसानों के लिए कहिए, कुछ तो ऐलान कीजिए उनके लिए। देखिए, किसानों के लिए किसान हमारा अन्नदाता है और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो किसान को सम्मान 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ देश के अंदर। सॉइल हेल्थ कार्ड हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या फिर किसान को तकनीक के साथ जोड़ करके ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर की व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अथवा एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना एमएसपी घोषित करना और उस एमएसपी का लाभ किसान को उपलब्ध कराना। एमएसपी केवल घोषित ही नहीं करना, उसके अनुरूप क्रय भी करना। ये मोदी जी के आने के बाद ही देश के किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। पहले घोषणाएं हवा हवाई होती थी, किसान के हित में काम नहीं होते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था। आप आंकड़े उठा के देखिए, 2004 से लेकर 2014 के बीच लाखों किसानों ने आत्महत्या की थी। 2014 के बाद वो नहीं है। ये आंदोलनकारियों से पूछा जाना चाहिए, जब किसान आत्महत्या कर रहा था तब ये लोग कहां थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने भारत सरकार की इन सभी किसान हितैषी कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ लागू किया, उसके परिणाम भी सबके सामने हैं। गन्ना का मूल्य बढ़ा रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश ने आने के तत्काल बाद, मेरी बात पहले एक बार सुन लेना, कि 2017 में आने के तत्काल बाद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी भी हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, उसके बाद किसानों के हित के लिए प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी, 2017 के पहले आड़तियों से सभी प्रकार की खरीदारी होती थी, लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा हमने किसानों से लाखों टन खाद्यान्न खरीदा है, यानी रिकॉर्ड मात्रा में खरीदा है। अब तक इतना नहीं कहीं कभी हो पाया था और लगातार इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। गन्ना किसानों का 2007 से लेकर 2017 के बीच अगर आप देखेंगे 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से 4.5 वर्ष के अंदर हम लोग 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराए हैं। ये तब जब इसमें हमारे 1.5 वर्ष केवल कोरोना ने खा दिए। उस सब के बावजूद भी हम 119 चीनी मिलें चला रहे हैं। एक भी किसान को गन्ना जलाने या फेंकने की नौबत नहीं आई। हर एक स्तर पर सरकार कार्य, वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हमने तो ऐलान करें। गन्ना किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए हो या अन्य किसानों के लिए, कहां पे क्या छूट देनी है, कहां पे उनको और सुविधाएं दी जानी है, इसके लिए हमारी कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के तत्काल बाद उसको सरकार लागू भी करेगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है योगी जी, चूंकि आपकी सरकार का इकबाल भी बहुत है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आए। ऐसी बातचीत काफी चल रही है, सही है ना? देखिए, हम लोगों ने जनसंख्या की एक पॉलिसी घोषित की है। यह एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है और व्यापक जन जागरूकता इसका आधार है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए उत्तर प्रदेश निरंतर कार्य कर रही है और इसमें हमारे सामने चैलेंज है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना।
नेशनल एवरेज के पास लाना और फिर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप प्रभावी बनाना। इसके लिए एक व्यापक अभियान हम लोगों ने जागरूकता की दिशा से जनसंख्या नीति के तहत प्रारंभ किया है और इस पे उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, इस पे कार्य भी चल रहा है। तो नीति के तहत लागू कर दिया तो अध्यादेश भी ला ही दीजिए। अब देखिए, हर चीज का समय होता है, आप इंतजार करिए। आप लोग ये भी बोलते थे ना कि अयोध्या में जब हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब आप लोग बोलते थे देखिए ऐसे आप लोग बोलते हैं, आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने तिथि बताए बगैर ही प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद अयोध्या में कोरोना कालखंड में ही 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। तो अब तो कम से कम खुश हो जाइए। हम धारा 370 को तो हमने समाप्त ये करने की मान बात लिया करते थे। प्रधानमंत्री योगी मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को भी समाप्त किया है। तो हर चीज का समय होता है और सही समय पर सही जगह सही कार्य होगा। इंतजार करिए। देश की आवश्यकता और ये तो समझ सकते हैं कि जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। तो यूपी इलेक्शन से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत धीरे से लाया जाता है, कभी बताया तो जाता नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ धीरे से नहीं होता कोई काम। जो होगा ढोल नगाड़ा बजा करके आएंगे हम लोग। चलिए, तो इलेक्शन से पहले मान लिया जाए कि आ जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना, उसका सही समय आने पर पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे और पहले तो मीडिया को ही देंगे, क्योंकि मीडिया ही उसको फिर नमक मसाला लगा करके आगे परोसेगी। अच्छा योगी जी, ये बताइए कि 4.5 साल तक आप लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अब कह रहे हैं कि योगी जी अब अब्बा जान पर आ गए। तो ये अब्बा जान है कौन? अब देखिए, ये तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री से सलमान खुर्शीद ने साफ बता दिया अब्बा जान कौन होते हैं। उसके बाद तो कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब्बा जान से जो लोग चिढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी समझ में कुछ आना चाहिए। अब यानी मुस्लिम वोट तो चाहिए, खुल के बोल दीजिए, लेकिन अब्बा जान से परहेज है। ओह, मैंने कहा ना कि मुस्लिम वोट उनको चाहिए, लेकिन अब्बा जान से उनको परहेज है। दूसरा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और इसका अक्षरशः पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 42 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। पहले की सरकारें क्या थी? मुख्यमंत्रीगण अपने अपनी हवेली बनाने में मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 42 लाख गरीबों के मकान बनवाए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए, 15 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा, फ्री में राशन। कोरोना कालखंड में 2020 में 8 महीने तक और 2021 में 7 महीने का राशन सैंक्शन किया जा चुका है और उसमें अनवरत वितरित हो रहा है। रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर विद्युत के कनेक्शन, विकास की बातें तो आयुष्मान भारत का कार्ड हो की हैं, या सामाजिक सुरक्षा का। नहीं, मैं ये विकास नहीं, ये सबका साथ और सबके विकास की बात आ रहा हूं मैं। सबका साथ है, ये सबका विकास भी है। क्योंकि ये योजनाएं हर नागरिक के स्वावलंबन के साथ भी जुड़ती है, उसकी खुशहाली और उसके स्वावलंबन के साथ जुड़ती है। तो जो कहा सो करके दिखाया है योगी जी। जनता पार्टी ने। योगी जी, ये बताइए कि अब्बा जान के बाद ओवैसी जी आ रहे हैं, तो ओवैसी जी का नाम अब चचा जान कह दिया गया है। तो क्या चचा जान जो है वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो एक एसेट बन के आएंगे?
देखिए हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार चुनाव लड़ने और अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। हम लोग किसी को न रोक सकते हैं और न हम किसी को इसके बारे में मना ही कर सकते हैं। मुझे लगता है हर एक पार्टी के अपने एजेंडे हैं, अपने अनुसार वो कार्य कर रहा है। इसलिए चुनाव में कोई भी व्यक्ति आता है वो अपने एजेंडे के साथ आएगा। ये जनता जनार्दन तय करेगी कि उसको कहां अपना समर्थन देना है, कहां अपना आशीर्वाद देना है। योगी जी, यूपी की राजनीति की एक कड़वी सच, जो कड़वा सच कह सकते हैं, वो है कास्ट। यूपी बिहार में कास्ट का बहुत बड़ा बोलबाला है। अभी तक देखा ये गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जो है जाति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। कहीं पर राजभर हैं, कहीं पर निषाद हैं, कहीं पर पटेल हैं। तो ये क्या यूपी में राजनीति अब फिर से जातिवादी वाली राजनीति होने लगी? क्या वही आगे आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इलेक्शन के पहले अपना एक लोक कल्याण संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ जनता के सामने जाती है। फिर उसी का अनुसरण करते हुए एक एक जनता से किए गए संकल्पों को ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। हमारे जो सहयोगी दल हैं वे हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे। जो हमारे विरोधी हैं वे लोग स्वाभाविक रूप से हमारे प्रत्याशी, उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी समर में होंगे। जनता जनार्दन को इस बात प्रेम में स्वयं उनको हर नागरिक इस बात को जानता है कि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान सुरक्षा का, सुशासन और विकास को जो मॉडल यूपी गवर्नमेंट ने खड़ा किया है वह अभूतपूर्व है और हर व्यक्ति उसको एप्रिशिएट करता है। जी योगी जी, आपको कभी जाति के साथ नहीं जोड़ा गया था अभी तक। आप योगी हैं, आप तो इस बार लेकिन आपको भी जोड़ा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको कभी भी किसी ने जाति के साथ नहीं जोड़ा। मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी को अपने 7 पुस्तों की पूरे लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करवाना तो चुनाव लड़ जाए। मैं तो आपसे भी कहूंगा आप पटना से चुनाव में आ जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि सब लोग एक एक चीज को निकाल करके बाहर रख देंगे। देखिए, जिनके पास कोई काम नहीं, क्या है योगी जी, प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं आज से नहीं, मैं देखिए 5 चुनाव गोरखपुर से चुनाव सांसद का लड़ चुका हूं और 5 चुनाव जीता हूं। हर चुनाव में विरोधी यही आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर हम लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। कहीं कोई बिना डिगे, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके हमारी गति बढ़ती गई और इसलिए इन चीज़ों की बहुत परवाह नहीं करते हैं। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर विश्वास है। अवसर मिला उसको ईमानदारी से लागू करने में भी कोई संकोच नहीं किया और आगे भी इसी बात को लेकर के पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, पंजाब में देखा गया कि अभी सडनली कांग्रेस ने ना एक दलित कार्ड अपना खेला है। तो इस तरीके की राजनीति में जात, दलितवाद, मतलब इस तरीके की जो चीजें आ गई हैं, तो कहाँ बीजेपी से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था योगी जी कि इन सब से परे, इन सब से ऊपर उठ के बीजेपी राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी भी उसी में लगता फंस गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति पर विश्वास करती है। हाँ, किस कार्यकर्ता को कहां पर जिम्मेदारी देनी है यह पार्टी तय करती है और वह कार्यकर्ता जहां भी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है वह वहां पर अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अच्छा योगी जी, चलिए, चूंकि आपके पास भी वक्त कम है तो मैं ये पूछना चाहूंगी, 5 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने थे और इसी मंच से हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था मेरा क्या, मैं तो योगी हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा, गोरखपुर चला जाऊंगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि आप एकदम रिपीट करने की तैयारी में हैं, एकदम दमखम के साथ।
बदलाव आ गया। चलिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर से सरकार बना रही है। मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कहते हैं कि आप आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें आप कह रही हैं, तो आपके साथ मैं भी बोल दे रहा हूं कि 350 से अधिक सीट हम पा करके आ रहे हैं। बड़ा बहुत उसके साथ आप कह रहे हैं, मतलब कि दम के हम के साथ अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। देखिए, आप देखिए आपने इस बात के बारे में कहा तो मैंने आपकी बात पे अपनी मोहर लगाई है। और मैंने कहा ना, आपने मुझे दोनों चीजों के लिए कहा। एक तो आपने कहा कि आप फिर से आ रहे हैं, तो मैंने कहा जरूर हम 350 से अधिक सीट पाएंगे। दूसरा आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मैंने कहा बिल्कुल आप कह रहे हैं तो जरूर बनेंगे। तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी आ रही है और आप ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये मैं मान लूं? हाँ, मैंने क्या कहा ना, ये आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं। चलिए, इसी बात पर कि आपने ये मान लिया कि आपकी पार्टी आ रही है और आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं वापस से, तो ये हमारे लिए क्या ब्रेकिंग न्यूज में चला दूं इसे? आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने कहा ना, आप हमारे मुंह में मत डालिए, हम तो आपसे पूछ रहे। अच्छा योगी जी, जाते जाते एक और सवाल। लोग कह रहे थे बहुत सारी बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री बदल दिए गए, आपका घर बिल्कुल बचा रहा। लोग बोले बहुत टकराव की बात है, ये है वो है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब वहां भी दमखम। नहीं, कोई दमखम की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये तो पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों की बात है। पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिस भूमिका के साथ उतारेगी, वह कार्यकर्ता उस भूमिका के साथ अपनी सेवाएं देगा। चलिए योगी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो ये थे मंथन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।